हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डे 6, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी। और ये इसका पार्ट 1 होगा। ओके। और फिर पार्ट 2 के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी पर बेस्ड एमसीक्यू। और इस एमसीक्यूज में हम अभी तक इकोनॉमी में हमने जितना पढ़ा है, दैट इज नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी के दोनों पार्ट, इन पांचों पर बेस एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड बुद्धिज्म जैनिज्म पे मैं आपको एमसीक्यूज ऑलरेडी चैनल पे करा चुका हूँ, ये वहां से देख लेना। मौर्यन एंड अशोक पे भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे, बट इसके साथ ही कुछ टॉपिक और कवर करेंगे पहले, फॉर एग्जांपल गुप्ता। ओके। एंड सतवाहनास, पल्लवास, चोला, साउथ की जितनी भी डायनेस्टी हैं उसके लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो उन सबको साथ में लेकर हम लोग एक दिन एमसीक्यू सेशन कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको ये भी समझ में आ जाए कि आपको समझ कितना आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए आज देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, इसमें हम टॉपिक्स को ना कई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दी ओनली गोल है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से नहीं जाएंगे, चीजों को जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा उतना करेंगे। तो सी आपको पता है कि एक है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। ठीक है, नीचे बहुत सारे बैंक्स होंगे, ये एनबीएफसी होंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, उसी तरह से आरआरबीस होते हैं, राइट, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सो ऑन। तो ये जो बैंक होते हैं इनमें से दो कैटेगराइज आ जाती है, एक तो सिर्फ सिंपल कमर्शियल बैंक्स और दूसरे आ जाते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। शेड्यूल कमर्शियल बैंक इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934, इसके सेकंड शेड्यूल में जिन बैंकों को ऐड कर दिया गया है उनको हम कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ओके। और इन सबको रेगुलेट करता है आरबीआई। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है हमारा, ये सब इन सबको रेगुलेट करता है। नाउ अब देखिए, आरबीआई है, करेंसी प्रिंट करना इसका काम है, पैसे नीचे सप्लाई करना इसका काम है। दूसरी तरफ आपके बैंक है और इसके नीचे हैं हम लोग यानी कि इसके कस्टमर। अब एक कंसेप्ट मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दैट इज अगर गवर्नमेंट को लोन लेना है, उसको पैसे की जरूरत है, स्कीम्स वगैरह रन करनी है, तो वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, एक तरह का पेपर होता है जिसपे लिख दिया जाता है कि आप मुझे इतने पैसे इतने टाइम के लिए दीजिए और उस पर मैं आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा। तो आप हम जैसे बैंक भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते हैं, रिटेल कस्टमर्स अब अलाउ कर दिए गए हैं। हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग ऊपर पैसे देते हैं और गवर्नमेंट के पास जाता है, वहां से हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, एक टेन्योर होगा प्रॉपर, उस पर बेस्ड होता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने टेन्योर की है। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने का काम करता है आरबीआई। ऑलराइट, अब सपोज कीजिए कि आरबीआई ने यहां पर जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को सेल की और बैंकों से क्या लिया? पैसे। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि बैंक ने अपना रुपी ऊपर आरबीआई के पास रख दिया, ठीक है, और नीचे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली एज अ गारंटी। तो बैंक से ऊपर पैसा गया, तो वैसी बात है कि ये आरबीआई से बोलेंगे कि हमें कुछ इंटरेस्ट भी दीजिए नीचे, राइट। बट ये जो इंटरेस्ट होगा ना, इसी को कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ओके। अब उसी तरीके से अगर ये दूसरी सिचुएशन हो, आरबीआई है, नीचे बैंक है। अब अगर बैंक ने कहा कि मैं आप मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए, या आरबीआई ने कहा अपनी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो और बदले में मैं आपको पैसे दे देता हूं नीचे। ठीक है, तो बैंक इस पैसे का क्या करेगा? बैंक आगे लोन दे देगा कस्टमर्स को। ठीक है, और इससे उसको प्रॉफिट अर्न होगा, कस्टमर उसको प्रॉफिट देंगे, राइट। तो यहां पर अब आरबीआई ने पैसा दिया था तो आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक से, तो बैंक उस पर एक इंटरेस्ट पे करेगा। इसी इंटरेस्ट को हम लोग कहेंगे रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप कह सकते हो कि रेपो रेट जो है ये वो इंटरेस्ट है जो आरबीआई बैंक से चार्ज करता है अगर बैंक ने आरबीआई से पैसे लिया है। ठीक है, द रेपो रेट, दिस इज द इंटरेस्ट दैट आरबीआई चार्ज ऑन बैंक्स, अगर बैंक ने उनसे पैसा लिया है तो।
ओके। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ श्योरिटी रखी जाती है यहाँ पर, यानी कि आप कह सकते हो कि आरबीआई ने बैंक से पैसा लिया और साथ में ये कहा कि आप ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखिए, ये मैं बाद में आपसे रीपरचेज कर लूंगा और आपसे जो पैसा मैंने लिया है वो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। ऑलराइट। उसी तरीके से यहां पर कि जो बैंक होंगे वो आरबीआई के पास अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेट्रल रख देते हैं। ओके। और विद ए प्रॉमिस कि मैं इसको रीपरचेज कर लूंगा और आपका जो पैसा है वो वापस लौटा दूंगा। ओके। ठीक है। तो एक आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन बैंक्स। ओके। और यहां पर बैंक ने जब लोन लिया था आरबीआई से इस इंटरेस्ट पर, तो उसने क्या प्लेज की थी? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। तो आरबीआई बाद में जब बैंक अपना लोन चुका देगा तो आरबीआई उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिटर्न कर देगा। ओके। तो आपको ये बात अब तक समझ में आई? आई होप रिवर्स रेपो सॉरी रेपो रेट अभी तक क्लियर होगा। उसी तरीके से आपका रिवर्स रेपो रेट, इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज परसेंटेज दैट आरबीआई गिव्स टू बैंक्स। ओके। क्यों दे रहा है? क्योंकि आरबीआई ने बैंक से पैसा लिया था यहां पर। ओके। बैंक से पैसा लिया था यहां पर आरबीआई ने, राइट। बैंक की तरफ से यहां पे पैसा गया था। ओके। अब आप ये बताइए कि कौन सा इंटरेस्ट रेट कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा? यहां पर रेपो रेट में बैंक आया था लोन लेने आरबीआई के पास, ये तो आरबीआई ने उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वैसी बात है कि रेपो रेट हमेशा हाई रखा जाता है। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो रखा जाता है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, वो हमेशा सिर्फ रेपो रेट को टारगेट करती है। सपोज उसने रेपो रेट फिक्स कर दिया 4%। ओके। तो आपका जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो होगा, सपोज कर लीजिए 3.5%। ठीक है। यानी कि अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगा अपना, बैंक ने पैसा दिया ऊपर आरबीआई को, तो आरबीआई उस पर कम पैसे कम इंटरेस्ट देगा। और इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि बैंक अपना जो पैसा है वो ऊपर आरबीआई के पास रख के अपना प्रॉफिट अर्न करे। वो चाहता है कि बैंक ये पैसा नीचे लोन दे कस्टमर्स को और वहां से इंटरेस्ट अर्न करे, क्योंकि ये लोन जाएगा, पब्लिक उसको कहीं इन्वेस्ट करेगी, कुछ कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी हमारी ओवरऑल बूस्ट होगी। ठीक है। तो आरबीआई नहीं चाहता कि बैंकों को ऐसी गंदी आदत पड़ जाए कि नीचे देना लोन, लोन में डिफॉल्ट होने के रिस्क होते हैं। ठीक है। तो इन रिस्क से बचने के लिए बैंक क्या करते हैं कि ऊपर रख देते हैं, आरबीआई के पास रख देते हैं, वो अपन को इंटरेस्ट दे देगा इस पे। ठीक है। इंटरेस्ट अपन को दे देगा। तो ऐसी बैड हैबिट को एनकरेज ना किया जाए, इसलिए रिवर्स रेपो रेट कम रखा जाता है। और रेपो रेट ये वो होता है जो बैंक लोन लेकर आता है आरबीआई से। ओके। लोन लेकर नीचे आता है और फिर अगर आरबीआई ने 4% पे दिया है तो ये नीचे पब्लिक को जब लोन देगा तो ये और ज्यादा महंगे पे देगा। ओके। तो ये इस तरीके से फंक्शन करता है। सो अब अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन में क्लियर करना चाहूं या आप डेफिनेशन लिखना चाहें प्रॉपर, तो आप उसको लिख सकते हैं कि रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक्स। Okay, and banks pledge their government securities, their GSET, with a promise to repurchase it at a future date. ठीक है। दैट इज योर रेपो रेट। कि आरबीआई लैंड करेगा, शॉर्ट टर्म लोन देगा बैंक्स को, बैंक प्लेज करेंगे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और साथ में प्रॉमिस कि हम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपसे परचेज कर लेंगे और इस पे आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसे कहेंगे हम रेपो रेट। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट। ओके। दैट इज इट इज द इंटरेस्ट रेट दैट क्लाइंट्स यानी कि बैंक्स, जो क्लाइंट्स अर्न करते हैं व्हेन दे पार्क देयर मनी, दे पार्क देयर फंड्स विद
RBI फॉर शॉर्ट पीरियड। ओके, यहाँ पे क्योंकि अब पैसा आरबीआई के पास आया तो आरबीआई एज अ प्लेज अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख देगा। RBI pledge their government securities and again say the promise to repurchase at a future date। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है दे आर यूज एज ए कोलेटरल। ओके, यहां तक समझ में आई चीजें। अब मैं आपको दो कंसेप्ट और लेके चलता हूं, मैंने पिछले सेशन में डिस्कस कर दिए थे बट एक बार शायद उनको दोबारा करना पड़ेगा। दैट इज CRR एंड SLR। अब देखिए, पहले तो इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पूरी ब्रॉड पिक्चर लेते हैं, बट उससे जज मत करना कि ये समझ आया नहीं आया। एक बार ब्रॉड पिक्चर पूरी समझ लो, उसके बाद हम लोग इसको कवर करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए एक बार जरा ब्रॉड पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर पूरी ना भी समझ में आए तो लेक्चर एंड होने तक समझ में आ जाएगी, सो प्लीज हैव दैट पेशेंस। ओके, ये है हमारा आरबीआई और ये रहा बैंक। ओके, अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा था, एक तरफ होते हैं बैंक के एसेट और दूसरी तरफ होती है लाइबिलिटी, राइट। और हमेशा बराबर ही होंगी, जैसे सपोज एसेट में 100 रुपीज है तो लाइबिलिटी में 100 रुपीज है। ओके, जैसे बैंक के पास अब सपोज की 100 रुपए एसेट में पड़े, तो इसमें से नाउ बी केयरफुली पे अटेंशन, आरबीआई इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कंपल्शन है कि आपको सीआरआर कुछ अमाउंट से 4% पकड़ लीजिए, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। सीआरआर 4% रुपीज आपको आरबीआई के पास जमा करने होंगे, ठीक है। आरबीआई का लॉकर है, उसमें आप 4% जमा कर दीजिए सीआरआर। इसके अलावा एसएलआर सपोज कीजिए 18% है, अगेन चेंज होता रहता है। तो ये 18% यानी 100 में से 18 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे कहीं पर, ठीक है। आपको किसी लिक्विड फॉर्म में रखे होंगे। लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था, राइट। आपको ये लिक्विड फॉर्म में रखने होंगे अपने पास, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म क्या हो सकते हैं, या तो आप इनको रख सकते हो कैश के फॉर्म में, या फिर आप रख सकते हो गोल्ड के फॉर्म में क्योंकि तुरंत सेल आउट हो जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, या फिर आप रख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ठीक है। 18 रुपए आपको इस तरीके से साइड में रखने होंगे। फिर आपके पास बच गए 78 रुपीज, ठीक। अब मेरे पास बच गए 78 रुपीज, 4 चले गए 18 चले गए। इस 78 रुपीज का 40% निकालिए, जितना भी आएगा। ये 40% जो अमाउंट है 78 में से, ये मुझे कंपल्सरीली देना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर स्पेसिफाई किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर हो सकते हैं हमारे फार्मर्स, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। फार्मर्स हो सकते हैं, वीकर सेक्शन हो सकते हैं, उसी तरीके से स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये बाकी के पैसे मुझे यहां देने होंगे, क्लियर है। यानी कि ये 78 रुपीज मैं लोन में दे सकता हूं, बाकी का जो 22 रुपीज था वो मैं लोन में भी नहीं दे सकता, राइट। इसके अलावा अगर इसके बाद ही मेरे पास कुछ बच गया तो मैं उसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में रख सकता हूं या फिर रिवर्स रेपो में रख सकता हूं। रिवर्स रेपो मैंने अभी आपको समझाया, RRR, ठीक है। यानी कि अगर सपोज अभी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस पे हम आएंगे वापस, तब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझिए कि 78 में से सपोज कीजिए 40% या 40% से ज्यादा भी दे सकता है। सपोज कीजिए कि उसने वहां से दे दिया 40 रुपीज दे दिए लोन में, ठीक है। कितने बच गए 38 रुपीज। तो अभी 38 रुपीज का सरप्लस बचा है, कोई लोन लेने नहीं आ रहा, क्या करूं इस 38 रुपीज का, तो मैं इसको पार्क कर दूंगा आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई के लॉकर में रख दूंगा और आरबीआई से क्या कहूंगा कि आप मुझे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दीजिए, मेरे ये 38 रुपीज सरप्लस है मेरा, ठीक है, ये कहीं लोन में नहीं जा पा रहा है, तो ये आप अपने लॉकर में रख लीजिए। और इस 38 रुपीज पे मैं क्या अर्न करूंगा, इंटरेस्ट रेट 3.5, रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो इस तरीके से ये अपने पूरे 100 रुपए जो एसेट्स हैं वो इस तरीके से घुमाएगा जगह जगह, क्लियर है। ओके, ये जो एसडीएफ है ना, ये भी रिवर्स रेपो रेट जैसा ही है, उस पे आएंगे हम, उसको डिस्कस करेंगे टॉपिक को पूरी तरीके से। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई इस तरीके से कैसे बैंक अपने 100 रुपीज एसेट यूज करता है।
आरबीआई के पास रखेगा 4% सीआरआर के फॉर्म में। उसी तरीके से एसएलआर 18% अपने खुद के पास ही रखेगा, बट या तो कैश फॉर्म में या गोल्ड फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर्म में। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि सीआरआर एंड एसएलआर, इसमें टोटल कितने रुपीस आ गए? 22 रुपीज। ये तो लॉक करके रखवा लिया आरबीआई ने, यानी कि ये लोन में नहीं दिए जा सकते, तो फिर ये तो बेकार हो गए ना। चलो एसएलआर पे तो कुछ इंटरेस्ट अर्न करेगा, कि जैसे गोल्ड है तो उसके प्राइस वगैरह बढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट, वो तो फिर भी एक बार को बढ़ेगा। बट सीआरआर में जो 4 रुपए रखा है वो तो वेस्ट है टोटल, तो ये क्यों रखा जाता है? ये 22 रुपए भी अगर मैं लोन में दे पाता एज अ बैंक सोचूं तो मुझे तो इंटरेस्ट इनकम होती इससे। बट ये इसलिए रखा जाता है कि कभी बैंक रन की सिचुएशन आ जाए। जैसे ये 100 रुपीज कहाँ से आए? ऑब्वियसली आप जैसे हम जैसे लोग डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है, एफडी आरडी वगैरह जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वहीं से आता है सारा पैसा। अगर किसी दिन सारे कस्टमर एक साथ पहुंच गए कि हमारा पैसा वापस दो, तो कहाँ से देगा बैंक? वो तो पूरा लोन दे चुका है, और लंबे लंबे लोन भी देता है, 10-10 साल के, 20 साल के। ठीक है, तो ये बैंक रन जैसी सिचुएशन कि एकदम से कस्टमर आ जाए कि मेरे पैसे दो, तो आप सीआरआर एसएलआर टाइप की चीजों से निकाल के दे सकते हो। और इसलिए हम सीआरआर और एसएलआर को कहते हैं रिजर्व। ठीक है, कुछ पैसे रिजर्व में रखे जाते हैं इसके लिए। क्लियर? तो ये सब जो हमने डिस्कस किए ना, ऑल दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स, इनको क्वांटिटेटिव टूल्स कहा जाता है। ओके, ऑल दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स। इनको हम लोग जनरल टूल्स भी कह सकते हैं, और या फिर इनको हम लोग इनडायरेक्ट टूल्स भी कह सकते हैं। जनरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एज अ होल पूरी मैक्रो इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे हमारी। कितना लोन जाएगा मार्केट में नीचे, मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको मैक्रो, हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं, इसलिए हम इनको जनरल टूल कह रहे हैं। एंड ये जो हमारे सीआरआर एसएलआर हैं, ठीक है, सीआरआर प्लस एसएलआर, दीज टू आर कलेक्टिवली नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। ओके, या फिर ऑब्लिक यू कैन ऑल्सो से वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? एक और बार सीआरआर और एसएलआर को समराइज कर लें। आप क्वेश्चन की चिंता मत कीजिएगा, मैं आज आपको साथ में कोई पीवाईक्यू या कोई क्वेश्चंस नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उससे लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता है, एंड फिर आप लोग बोर होकर बीच में पॉज कर देते होगे शायद। मुझे पता नहीं, एक तो लास्ट लेक्चर में आपका मेरे पास आपकी तरफ से कोई फीडबैक आया नहीं कि आपको चीजें समझ में आई है या नहीं। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज वगैरह हैं, ये मैं आपको एक साथ कराऊंगा। इसके बाद जो एक और पार्ट आएगा इस सीरीज में, उसको कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो सीआरआर, अब इसके बारे में सिर्फ बेसिक पॉइंट लिख लीजिए जो आपको एग्जाम में जरूरी होगी। कि पहली बात तो ये रखे जाते हैं अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ओके, और एसएलआर मेंटेन किया जाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन 1949। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस यू शुड रिमेंबर बिटवीन दिस। और ये सीआरआर आपको, यू मस्ट कीप इट विद आरबीआई, अपने पास नहीं रखना है, आरबीआई के पास जमा करना है। ओके, और आरबीआई इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगा आपको। ठीक है, यहां पर आप अपने पास रख सकते हो, बट मस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ताकि अगर जरूरत पड़े तो तुरंत उसको कैश कर लिया जा सके। ठीक है, लिक्विड फॉर्म जैसे कि कैश में रखिए या गोल्ड में रखिए, तुरंत सेल हो जाएगा। वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखिए, वो भी सेल हो जाती है सेकेंडरी मार्केट में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। और ट्रेजरी बिल, ये सब मैं आज क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन आर नथिंग बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे सेंटर इशू कर रहा है, वैसे ही स्टेट डेवलपमेंट लोन स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, तो उसके फॉर्म में भी रखा जा सकता है, और यहां पर कुछ प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे आरबीआई चाहे तो आपको इस पे इंटरेस्ट दे सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको गोल्ड वगैरह की प्राइस बढ़ेगी तो उस पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। राइट, नाउ सीआरआर में देर इज नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम लिमिट। नो मिनिमम नो मैक्सिमम, ये चाहे आरबीआई तो सीआरआर को 0 भी कर सकता है, वो चाहे तो सीआरआर को 100 तक भी ले आ सकता है, लेकिन सीआरआर 100 नहीं रखा जाता है। क्यों? हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। ठीक है, इसके अलावा एसएलआर,
एसएलआर में रिस्ट्रिक्शन है दैट इसमें मैक्सिमम लिमिट है कि ये 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लिमिट है नॉट मोर देन 40%। ओके, इसके अलावा ये सभी पर अप्लाई होते हैं, दोनों सीआरआर एसएलआर दोनों पे अप्लाई होते हैं। दैट इज ऑल बैंक्स। ओके, उसी तरीके से आरआरबीस या कोऑपरेटिव्स सभी पर अप्लाई होते हैं। क्लियर है यहां तक? और ये डिसाइड किया जाता है फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली यानी कि एवरी 14 डेज। ठीक है, एवरी सेकंड फ्राइडे ये डिसाइड किया जा सकता है। अगर सपोज कि कोई बैंक फेल हो गया, वो मेंटेन नहीं कर पाया इतना सीआरआर या एसएलआर, तो उस पे लगेगी पेनल्टी। और ये पेनल्टी कितनी होगी? तो ये होगी जितना कि बैंक रेट होता है। बैंक रेट क्या होता है उस पे आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको सीआरआर के दो फंक्शन समझ में आ गए होंगे अब तक, पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर। सीआरआर के दो प्राइमरी फंक्शन क्या हैं? वो एक हमने पिछले में देखा था, दैट इज मनी मल्टीप्लायर पे इसका इम्पैक्ट, राइट। और दूसरा हमने आज देखा कि ये यूज होता है एज ए बफर अगेंस्ट बैंक रन। अगर सभी लोग एकदम से आ जाएं कि हमें हमारे पैसे चाहिए, तो उसके अगेंस्ट ये आपको एक प्रिकॉशन देता है। क्लियर है? आई होप यहां तक चीजें अब तक समझ में आ गई होंगी आपको। आगे चलते हैं। अब एक और कंसेप्ट आया था कुछ टाइम पहले, दैट इज आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर। ये करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। देखिए, हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने कहा 2000 के नोट वापस जमा कर दीजिए बैंक में। ठीक है, अब से वो वैलिड नहीं रहेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि सब लोग अपने 2000 रुपए के नोट लेके पहुंच गए बैंक में। ठीक है, बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया, तो बैंक के पास क्या आ गया? बैंक के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई, काफी सारा पैसा आ गया बैंक के पास। अब इस लिक्विडिटी में बैंक कहेगा यार मेरे पास तो बहुत सारा सरप्लस फंड इकट्ठा हो गया है, तो वो क्या करेगा? ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है इसको लोन में देना शुरू कर देगा। बट अब क्योंकि ये बहुत सारा है और लोन टेकर कम है, तो वो क्या करेगा कि अपने इंटरेस्ट रेट है जो वो लोन पे देगा, जितने इंटरेस्ट पे लोन देता है, ये इंटरेस्ट रेट वो डिक्लाइन कर देगा। ठीक है, कि यार बहुत सारा पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट रेट कम करो, चलो सब लोग आके लोन ले लो। सबने लोन ले लिया। ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आ गए, तो अल्टीमेटली चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी और मार्केट में आ जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो इस एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लेकर आया आईसीआरआर, यानी कि जो 3-4 महीने की विंडो दी गई थी ना, तो फ्रॉम मई टू अक्टूबर समथिंग, जो भी 2-4 महीने की आपको दी गई थी कि इस दौरान आप अपने 2000 रुपए जमा कर दीजिएगा। तो इस पे आरबीआई ने कहा कि नहीं, इस वक्त जो पैसा आ रहा है ना, वो आप बफर में डाल दीजिए, दैट इज आईसीआरआर में। दैट इज एक तरह का बफर क्रिएट कर दिया सिर्फ उस अमाउंट से जो 2000 रुपए के फॉर्म में वापस आया था। ठीक है, यानी कि आप इसका जो भी आया होगा उसका 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर में डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ी सी लिक्विडिटी कम की जा सके मार्केट में। ओके, क्लियर आई? और जब ये जो बहुत ज्यादा सरप्लस फंड आ जाता है ना, इसी इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग। लिक्विडिटी ओवरहैंग, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है बैंकों के पास, फालतू पड़ा हुआ है, तो वो सोचता है चलो नीचे लोन में देता हूँ, उससे इनकम होगी मेरी। ठीक है, बट लोन देते जाओगे और आपके पास बहुत सारा है, तो आप कहते हो चलो कम इंटरेस्ट पे ले लो, मगर ले लो, कोई तो लोन ले लो। उससे उस चक्कर में पूरे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है और फिर नीचे से पब्लिक के हाथ में पैसा है, फिर वही कहानी आ जाती है, एक ब्रेड का पैकेट है और सबके पास पैसा है, तो फिर सप्लाई तो बढ़ा नहीं ब्रेड के पैकेट का, तो लोग कहते हैं मेरे पास भी है, मेरे पास भी, चलो मैं 40 दूंगा, मैं 60 दूंगा, मैं 80 दूंगा, और उस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो उस मनी सप्लाई को हमें रिड्यूस करना होता है, इसलिए आईसीआरआर का कंसेप्ट लेकर आया था आरबीआई। यहां तक चीजें समझ में आई? ओके, तो हमने 4 कंसेप्ट कर लिए, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब आपने एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि ये सब ही टूल है इन्फ्लेशन को काउंटर करने का। इन्फ्लेशन पूरी तरह डिपेंड किस पे करता है? मनी सप्लाई पे, कि मार्केट में मनी कितना है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, सबके हाथ में पैसा है, और मनी सप्लाई ज्यादा ही रिड्यूस हो जाएगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मंदी आ जाएगी, पैसा ही नहीं है लोगों के हाथ में। क्लियर? तो इस मनी सप्लाई को मैनेज करने के ही ये सारे टूल हैं, जैसे रेपो रेट। रेपो रेट कैसे कर रहा है? अगर रेपो रेट को हम ज्यादा कम कर देंगे तो आरबीआई से बैंक बैंक के पास जो पैसा आएगा,
आरबीआई से बैंक के पास पैसा आया, ठीक है। सपोज रेपो रेट बहुत कम कर दिया 3%, तो आरबीआई के पास सस्ता आया, तो वो नीचे भी लोन जो देगा वो सस्ता देगा। सपोज वो 5% पे दे रहा है, ठीक है, तो ज्यादा लोग लोन लेने आ जाएंगे और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और इस मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन आएगा, राइट। तो ये एक आरबीआई रेपो रेट का हो गया। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए अब क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई कहेगा कि मैं यहां से रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, ठीक है। रेपो रेट बढ़ा दिया, तो यही जो 3% पे लोन मिल रहा था इसको, अब बैंक को 5% मिल रहा है। फिर बैंक उसको लोन में और 8% में दे रहा है। अब लोग कहेंगे यार लोन ज्यादा नहीं लेना, अभी बहुत महंगा मिल रहा है, तो मनी सप्लाई हो गया रिड्यूस, तो इन्फ्लेशन भी हो जाएगा कम। ओके, तो एक तो ये हो गया रिवर्स सॉरी रेपो रेट कि किस तरीके से ये एक टूल की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली सीआरआर, क्या सीआरआर से भी इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे? बिल्कुल पड़ेगा। अब अगर मैं सीआरआर को बढ़ा दूं, ठीक है, सीआरआर को मैंने बढ़ा के सपोज 4% से कर दिया 6%, ठीक है, तो बैंकों का ज्यादा से ज्यादा पैसा, जो सपोज उनके पास 100 रुपीज एसेट थे, उसका ज्यादा से ज्यादा रुपया कहाँ आ गया? ऊपर आरबीआई के पास आके लॉक हो गया, राइट, यहाँ पे लॉक हो गया उनका पैसा आके। तो अब वो नीचे जो लोन दे सकते थे, वो लोन अमाउंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, राइट। लेकिन उनको अपना प्रॉफिट तो मेंटेन करना है, तो वो इसमें क्या करेंगे? फिर इंटरेस्ट रेट जो होगा लोन पे, ठीक है, उन्हें अपना प्रॉफिट तो अर्न करना है, तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोन की डिमांड जो होगी नीचे वो कम हो जाएगी, और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सीआरआर को चेंज करने से किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। सेम इज द कंसेप्ट विद एसएलआर। एसएलआर के साथ भी यही कंसेप्ट है। अगर इसको 18 से करके 22% कर दिया, तो बैंक के 100 रुपए में से अब 22 रुपए तो ऊपर लॉक हो गए। ऊपर नहीं, मतलब आरबीआई एसएलआर तो अपने पास ही रखना पड़ता है, बट आप उसको दे नहीं सकते आगे, ठीक है। सपोज उसमें उसे जी सैक में लॉक करवा दिया आरबीआई ने, 22 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लॉक करके रख दो, तो अब उसके पास नीचे लोन देने के लिए जो अमाउंट था वो हो गया कम, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट मेंटेन करना है अपना, तो इंटरेस्ट रेट कर देगा इंक्रीज, ठीक है। फिर लोग कहेंगे इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा है, हमें लोन नहीं लेना है, तो लोन डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से एक और कंसेप्ट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने सिर्फ आपको लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बनाई थी, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखिए अब मार्केट में, सपोज मार्केट में ये रहा मनी, ठीक है, लोगों के हाथों में। गवर्नमेंट आया, ये लो, आरबीआई आया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से कि लो बाय कर लो, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा से 8%। तो खुश हो गए, लोगों ने अपना पैसा आरबीआई को दे दिया, ये लो हमारे पैसे। तो क्या हो गया? मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई जो मार्केट में था वो कम हो गया, ठीक है। पैसा ऊपर आरबीआई ने खींच लिया और लोगों को पकड़ा दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लो 8 साल बाद या 5 साल बाद अपना पैसा निकलवा लेना, तब तक ब्याज लो थोड़ा सा, ठीक है। तो जो मनी था, मनी मार्केट पब्लिक के हाथ में जो पैसा था, उसको आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करके शक कर लिया, ठीक है, अपने लॉकर में। मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया, फिर लोगों के हाथ में पैसा कम है, तो इन्फ्लेशन आपका जो अल्टीमेटली होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना कि कैसे ये चारों जो टूल हैं, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर और ओएमओ, ठीक है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में या मैनिपुलेट करने में किस तरीके से आरबीआई यूज करता है, चारों का। ओके, तो आपको ये चार कंसेप्ट अभी तक समझ में आ गए, आई होप आ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू आए हैं, खुद से देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो मैं अगली बार इसको कवर करवा दूंगा। क्लियर? अब चलिए एक और बार अब फिर से चलते हैं एक और कंसेप्ट पे, यहां से पिक्चर अब पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं प्लीज हैंड रिटन ही बनाइएगा, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो हमने बात की कि एक है आरबीआई, ठीक है, एक तरफ है हमारे पास बैंक, ठीक है। सपोज बैंक के एसेट्स हैं 100 रुपीज, ठीक है। सीआरआर में लॉक हो गए 4 रुपीज, या 4% कह लीजिए, एसएलआर में लॉक हो गए 18, ठीक है। अब एसएलआर में मैंने आपसे कहा कि ये 18 रुपीज आप, आरबीआई कह सकता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखिए, तो मैं इनको कहूंगा एसएलआर कोटा
वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने अगर 18 रुपए रखे तो मैं और नहीं रख सकता, मेरे पास नहीं आ रहा कोई लोन लेने, अभी मार्केट में डिमांड नहीं है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे और भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करनी, क्योंकि उस पर बैंक इंटरेस्ट अर्न करेगा। बैंक अपने पास पैसा रख के क्या करेगा, इंटरेस्ट अर्न करे एटलीस्ट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये होंगी मेरी नॉन एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटीज। ओके, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना और भी पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बियॉन्ड दी एसएलआर कोटा रिक्वायरमेंट ऑफ 18 रुपीज, राइट। और बाकी का फिर जो बच गया मेरे पास वो अमाउंट मैं लोन में दे दूंगा, जितना भी जाना है, प्रोवाइडेड कि उस लोन में से 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। ओके, तो यहां से दो कंसेप्ट समझिए कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर कोटा में भी पड़ी है और मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉन एसएलआर कोटा वाली भी है। ठीक है, मेरे पास दो तरह की हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब अगर ये आरबीआई, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अब अगर ये बैंक आरबीआई के पास जाता है कि मुझे चाहिए रेपो रेट में लोन, ठीक है, आप अपना रेपो रेट बता दो कितना परसेंट है और मुझे लोन दे दो। ठीक है, बैंक गया आरबीआई के पास, आरबीआई कहेगा आपको सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करनी होंगी, वो कहेगा बिल्कुल करूंगा। ठीक है, यहां से करेगा नॉन एसएलआर कोटा वाली, एसएलआर कोटा वाली यूज नहीं कर सकते आप यहां। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो उसी तरीके से अब सपोज कि उसकी एसएलआर कोटा नॉन एसएलआर कोटा वाली पूरी एग्जॉस्ट हो गई, अब नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन उसके पास कुछ इमरजेंसी है कि उसको पैसे की जरूरत है आरबीआई से। तो ऐसे में आरबीआई कहता है कि ठीक है, अपनी एसएलआर कोटा वाली ले आओ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दूंगा, सिर्फ 1-2 दिन के लिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, एसएलआर कोटा वाली ले आओ, लेकिन ये मैं आपको रेपो रेट पे नहीं दूंगा, इसके लिए मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। ओके, और उसे मैं कहूंगा मार्जिनल सिक्योरिटी फैसिलिटी। ओके, एमएसएफ लोन। ऑलराइट, तो आपको समझ में आया। अगर मैं रेपो रेट से पैसा लेके आ रहा हूं आरबीआई से, तो मैं यूज कर रहा हूं अपनी नॉन एसएलआर सिक्योरिटी। ठीक है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी। लेकिन अगर मेरी एक्स्ट्रा खत्म हो गई और उसके बाद भी मुझे कुछ अर्जेंट लोन चाहिए आरबीआई से, तो मैं एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटीज यूज तो करूंगा, लेकिन वो रेपो रेट पे नहीं आएगी, वो एमएसएफ रेट पर आएगी जो हाई होगा इससे। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर अगर यहां कहीं रेपो रेट है बीच में, दिस इज माय रेपो रेट, ओके, और ये है मेरी एमएसएफ विंडो। ओके, और ये है मेरा रिवर्स रेपो रेट। तो अगर ये 4% है तो ये इससे कम ही होगा, 3.5% बोल देता हूं चलो। ठीक है, और ये होगा 4.5%, यानी कि 0.5% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा मुझसे एमएसएफ लोन पे, अगर मैं यूज कर रहा हूं अपनी एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी। ठीक है, एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा वो लोन एमएसएफ रेट पर, जो कि रेपो रेट से कुछ परसेंटेज हाई होगा। और ये जो परसेंटेज होती है ना, ठीक है, 0.5% उधर ज्यादा, और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट समझा चुका हूं ऑलरेडी क्या है। ठीक है, ये 5.5% ज्यादा, यानी कि टोटल कितना 1% की विंडो हुई ना। इसी विंडो को कहा जाता है पॉलिसी कॉरिडोर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 0.5 इधर है तो इधर एक 0.5 ही रहेगी, हो सकता है यहाँ पे 0.6 भी हो सकती है, वो आरबीआई की मर्जी है। ठीक है, बस ये आरबीआई सिर्फ अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें डिसाइड कर देता है कि रेपो रेट क्या होगा, और ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि विंडो पॉलिसी कॉरिडोर क्या रखा गया है, 0.5 इधर 0.6 इधर, तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई हों। अब अब दूसरा कंसेप्ट देखिए रिवर्स रेपो का। मैंने रिवर्स रेपो पे आपसे क्या कहा था कि अगर अगर यहाँ आरबीआई बैंक को, या बैंक आरबीआई के पास अपना सरप्लस पार्क कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना पैसा फालतू पड़ा था आरबीआई के पास पार्क कर दिया, आरबीआई ने उन्होंने कहा ठीक है मैं इंटरेस्ट रेट दे दूंगा आपको, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और आप बदले में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज कर दीजिए मेरे पास। तो बैंक ने ले जाके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी। बट सपोज कि बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं थी, खत्म है उसके पास। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि सॉरी, आरबीआई आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है अब। ठीक है, बैंक पैसा रखने को तैयार है आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई के पास देने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। तो आरबीआई कहेगा आपको पैसा रखना है तो रख दो, मेरे पास तो नहीं है अभी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको देने के लिए। तो ऐसे
ऐसे केस में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई प्लेज नहीं कर सकता, नहीं है उसके पास, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, यानी आरआरआर और एसडीएफ का काम तो सेम है कि बैंक ऊपर अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहा है, ठीक है, और आरबीआई उसको बाद में रिवर्स रेपो के फॉर्म में कुछ रेट दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आरबीआई के पास सिक्योरिटी है ही नहीं कि मैं आपको कोई कोलेटरल या कोई श्योरिटी, कोई गारंटी दे ही नहीं सकता, मेरे पास नहीं है, खत्म हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट इशू करेगी तब आएगी। तो ऐसे में बैंक कहेगा फिर मैं आप पे भरोसा कैसे करूं? तो कहता है ठीक है, अगर मैं आपको रिवर्स रेपो रेट में 3.5% दे रहा था ना, तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा दे दूंगा। ठीक है, इसे कहेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, तो आपको अभी तक चारों कंसेप्ट समझ में आए। मार्जिनल, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, इसमें मैं यूज कर सकता हूं अपनी एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, रेपो रेट, इसे मैं यूज करता हूं अपनी नॉन एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज, नॉन एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे आरबीआई मुझे देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल, और मैं उसके पास पार्क कर देता हूं अपना फंड। ठीक है, टू अर्न सम इंटरेस्ट। उसके बाद एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यहां पे आरबीआई मुझे मैं अपना फंड पार्क करूंगा और मैं इंटरेस्ट तो अर्न करूंगा आरबीआई से, बट आरबीआई कहता है कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है यहां देने के लिए। ओके, सो ये है हमारा कंसेप्ट अबाउट ऑल दिस। ठीक है, और ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ना, ये दोनों मिलके कहलाते हैं एलएएफ, दैट इज लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, ये दोनों कहलाते हैं लिक्विड, क्योंकि आप अगर यूपीएससी का और कोई एग्जाम दे रहे हो ना अदर देन सिविल सर्विस, तो उसमें ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन से टूल्स लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पार्ट है, तो वो रिवर्स रेपो और रेपो रेट पार्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, इसके बाद कोरोना आया ना, तो काफी कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो उस पर काफी सारी चीजें अलग अलग टूल्स लेके आया आरबीआई, जैसे लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ऑन टैप फैसिलिटी, इस तरह की चीजें आई। बट अब कोरोना को गए हुए काफी टाइम हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम पास के 2-3 साल का करंट अफेयर पढ़ भी रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, नहीं पूछी जाएंगी, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उसमें दोबारा जाने की आई थिंक हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? ना ये जो हमारा कहाँ गया, रेपो रेट है, ठीक है, दिस रेपो रेट, इसकी शुरुआत हुई है 2011 से। उसके पहले रेपो रेट जैसा कंसेप्ट नहीं था। आई एम सॉरी रेपो रेट की शुरुआत हुई है 2000 से, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसकी शुरुआत हुई है 2011 से, उससे पहले ये कंसेप्ट नहीं हुआ करते थे। ठीक है, 2011 से। तो अब इनके बारे में हम 2-3 चीजें जान लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग ना बैंक रेट और समझ लेते हैं। बैंक रेट, ये इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के ही जो एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट 1934 में। ठीक है, अब पहले आरबीआई क्या इसको फिक्स करता था टाइम टू टाइम कि बैंक रेट क्या होगा, लेकिन सिंस 2012 इसने फिक्स कर दिया है कि बैंक रेट वही होगा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगी। ठीक है, यानी कि ये जो एमएसएफ का रेट होगा ना, उतना ही बैंक रेट ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। और एमएसएफ कैसे फिक्स होगा? तो आरबीआई फिक्स करेगा रेपो रेट, उसी में कुछ परसेंटेज हायर आपका एमएसएफ हो जाएगा, और जितना एमएसएफ हो जाएगा उतना ही आपका बैंक रेट हो जाएगा। ठीक है, बस ये है कि बैंक रेट पे अगर आप कोई लोन लेते हो ना, जैसे बैंक ने कोई लोन लिया, ठीक है, लोन बाय बैंक फ्रॉम ऑन बैंक रेट, तो ये थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि हमने जाना कि रेपो और रिवर्स रेपो, दिस आर शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो बैंक रेट पे लो, और वो क्या होगा, ऑब्वियसली रेपो रेट से हायर होगा। क्लियर? बट आजकल इसका ज्यादातर यूज से पेनल्टी डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि आपने अगर एसएलआर सीआरआर मेंटेन नहीं किया है तो आप पे कितनी पेनल्टी लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो एमएसएफ आप कह सकते हो कि एमएसएफ का रेट वही होगा जो रेपो रेट प्लस
सम एक्स्ट्रा परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी कॉरिडोर। ठीक है, इसमें आपको प्लेज करनी पड़ेंगी एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी। राइट, ये भी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही लोन दिया जाता है इसमें आपको। यूजुअली आप कह सकते हो कि 1 से 14 दिन के लिए, 1 to 14 डेज। रेपो रेट में भी 1 to 14 डेज सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो फिर बैंक रेट पे आके लो। ओके, एमएसएफ जनरली सिर्फ यूज होता है इमरजेंसी केसेस में, जैसे सडनली कोई डिमांड आ गई आपके पास और आपको पैसा लेना है, तो आपके पास बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो वो एसएलआर कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज कर लेगा इमरजेंसी के लिए 1 से 14 दिन के लिए। ओके, और रेपो रेट हमने ऑलरेडी समझ ही लिया है। पर एक बात याद रखिएगा कि बैंक, ये जो बैंक रेट है ना, इसमें यार कोलेटरल, यानी कि आपको कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है या नहीं रखना पड़ता, इस पे ना अलग अलग बुक्स अलग अलग ऑप्शन देती हैं। ठीक है, कुछ कहती हैं यस, कुछ कहती हैं नो। तो वो डिपेंड करता है कि आरबीआई इस केस में क्या आंसर मानता है, अगर कभी उसने इस पे क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, एसएफ के बारे में हमने जान ही लिया है। आरबीआई इसमें कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज नहीं करता है, लेकिन आप जो भी पैसा ऊपर पार्क करोगे उस पर आपको इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे मैंने आपके साथ सारे टर्म्स क्लियर कर लिए हैं। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि जैसे एमएसएफ है, तो इसमें जो आपके क्लाइंट होंगे ना, जो बोरो करने की काबिलियत रखते हैं आपसे, वो सिर्फ आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं और आरआरबीस होते हैं, और कोई बाय नहीं कर सकता। लेकिन रेपो रेट पे जब बात आती है, तो रेपो रेट आपके सभी बैंक भी बाय कर सकते हैं, शेड्यूल नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक दोनों, और कुछ एनबीएफसी को भी अलाउ किया गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इनको भी अलाउ किया गया है। ओके, देन आई थिंक हमने समझ लिया सारी चीजें, इसमें और कुछ नहीं है। पॉलिसी कॉरिडोर मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, OMO, इस पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था कि ये क्या होती हैं। तो इट इज सिंपली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखिए होता क्या है, सपोज कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे सेल हो रही हैं, बहुत सारे क्लाइंट आए लेने। ठीक है? अब आरबीआई ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई जो परफॉर्म करता है वो सेकेंडरी मार्केट में करता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं? प्राइमरी मार्केट जहां पे फर्स्ट टाइम सेल की जाती है, जैसे आरबीआई ने कभी सेल की होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो सीधे जैसे म्यूचुअल फंड वालों ने आके ले ली, एलआईसी वालों ने आके ले ली। ठीक है, इसके बाद इन लोगों ने सोचा कि हमें निकलना है यार इस चीज से, यहाँ से पैसा निकालना है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, वहां पे सेल हो जाती है। ठीक है, ये आरबीआई अब यहाँ पे जब दोबारा सेल हो रही है, तो आरबीआई आ सकता है यहाँ पे परचेज वगैरह करने। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन सेकेंडरी मार्केट में। तो अब यहाँ पे जब सेल हो रही है दोबारा, तो सपोज कीजिए कि 3 लोग आए यहाँ पे खरीदने। ठीक है, 3 लोग खरीदने आए। ये बॉन्ड थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी 100 रुपीज की। इस पे सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट आपको दे रही थी 8% इंटरेस्ट, टू कीप द कैलकुलेशन सिंपल। ठीक है, 8% इंटरेस्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पे जो ईल्ड थी, ईल्ड वो 8 रुपीज थी? ठीक है, कह सकते हैं ना। अब सोचिए कि ये सेकेंडरी मार्केट में सेल हो रही है वापस। ठीक है, यहाँ पे 3 खरीदार हैं, इनने कहा कि चलिए ये आया है कि यार मुझे अपना पैसा यहाँ से निकालना है, मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, 8% सफिशिएंट नहीं है, मैं तो जाके कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा। या एक सपोज अडानी ग्रुप की कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाली है उन्होंने, वो लोग वहां पे मुझे 9% दे रहे हैं, तो मुझे वहां पे अपना पैसा लगाना है। तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ गया कि मैं अपनी बॉन्ड सेल करना चाहता हूँ। तो इसने कह दिया कि यार मैं 90 रुपीज हम देंगे आपको अगर आप सेल करना चाहते हो। एक कस्टमर ने ऑफर किया यहाँ पे कि चलिए आपके पैसे निकालने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 90 रुपीज में आपकी बॉन्ड दें तो। ओके, नाउ सी, तो चलिए इसको इसको कैलकुलेशन को और सिंपल रखते हैं कि 80 रुपीज 50 रुपीज में मुझे अपना बॉन्ड सेल कर दीजिए।
ठीक है। तो अब उसका नुकसान तो हो रहा है जो यहाँ पे सेल करने आया है सेकेंडरी मार्केट में, बट उसको अपना पैसा निकालना है क्योंकि उसको दिख रहा है यार कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा प्रॉफिट है, मुझे मुझे वहां जाना है। ठीक है, तो इसने 50 रुपए में अपनी बॉन्ड सेल कर दी और इस बंदे के मजे हो गए कि मुझे तो 50 रुपए में बॉन्ड सेल हुई है। क्या इस पे गवर्नमेंट पे कोई इंपैक्ट पड़ा है? इसका गवर्नमेंट को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा कि गवर्नमेंट को तो उस पर देना है सिर्फ 8% इंटरेस्ट। ठीक है, 8% है। अब ये बॉन्ड था तो असल में 100 रुपए का। ठीक है, जब प्राइमरी मार्केट में इसको किसी ने खरीदा होगा तो वो बंदा तो अपना लॉस सफर करके चला गया कि मुझे कहीं और आगे इन्वेस्ट करना है जहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस बंदे के मजे हो गए कि यार मुझे तो 50 रुपीज में मिल गया सिर्फ। ठीक है, तो इस केस में अब जैसे अगर हम ईल्ड निकालें, बॉन्ड की ईल्ड, तो ईल्ड क्या होती है? जितना इंटरेस्ट उसे मिल रहा है डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितनी की उसको कॉस्ट प्राइस मिली होगी। तो फर्स्ट बंदे की उसमें अगर मैं ईल्ड निकालूं तो यहां पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा था 8 रुपीज। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100 रुपीज। ओके, इंटू 100, तो उसने 8 रुपीज कमाए थे। इस बंदे की ईल्ड निकालिए जरा। यहाँ पे इसको भी यहाँ पे तो मिलेगा इंटरेस्ट 8 रुपए गवर्नमेंट से, लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस से 50 पड़ी है इसको। ओके, जस्ट 50 रुपीज। तो इसको तो मिलेंगे 16 रुपीज, यानी कि इसकी ईल्ड बढ़ गई है। तो क्या आपको अभी तक इससे ये बात समझ में आई कि अगर सेलिंग प्राइस एक बॉन्ड की, ठीक है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल लीजिए, अगर इस बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग प्राइस गिर जाती है तो ईल्ड बढ़ जाती है। ठीक है, प्राइस गिर के 50 हो गई 100 से, तो ईल्ड बढ़ के डबल हो गई 16 रुपए, जो कि 8 रुपए ईल्ड थी। ओके, तो आपको ये रिलेशन समझ में आया बस कि सेलिंग प्राइस और ईल्ड में एक तरह का इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या करता है यहां पर, अब सपोज कीजिए कि जैसे श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए। श्रीलंका की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रही होंगी मार्केट में, दिवालिया हो गया पूरा देश, प्रेसिडेंट भी भाग गया था उनका। तो ऐसे में क्या सभी लोग आ गए कि भाई मुझे अपनी सेलिंग, ये अपनी जो बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ये बेचनी है। ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी सेल करके निकलना है, 100 रुपए छोड़ो, मुझे 50 मिल जाए, वही बचा के मैं निकलना चाहता हूँ ऐसे। तो ऐसे में सेल बढ़ गई, ज्यादा लोग सेल करने आ गए। तो उसमें क्या हुआ, सामने वाले ने कहा इतने सारे लोग बेचने के लिए खड़े हैं, मैं 50 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा 100 रुपए वाली बॉन्ड के। ठीक है, तो प्राइस गिर जाएगी, सामने वाला सोचेगा ठीक है यार जो अमाउंट देना है दो, और मुझे मेरे पैसे जितने निकल रहे निकल के भागने दो यहाँ से। ठीक है, तो जब सेल बढ़ती है बॉन्ड की तो प्राइस गिरता है, सेलिंग प्राइस उनकी गिर जाती है। और अभी ऊपर हमने समझा रिलेशन विद यील्ड, अगर सेलिंग प्राइस गिर गई है तो यील्ड बढ़ जाएगी, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में यील्ड बढ़ गई थी। ठीक, तो ये बात समझ में आई आपको? ओके, तो आपको एक बात समझ में आई होगी। अब अगर हम इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली कंडीशन में देखें, या आप चलिए ये देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बूम पे है। ठीक है, सब कुछ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सब बहुत प्रॉफिट बना रही हैं, अभी हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, तो किसी ने म्यूचुअल फंड में कहीं लॉक वॉक किया होगा, उसने सोचा कि नहीं मुझे अपना पैसा निकालना है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर आएगा। ठीक है, वो अपने बॉन्ड सेल करेगा कि मुझे अपना पैसा निकालना है, मुझे अडानी ग्रुप अंबानी ग्रुप में लगाना है क्योंकि वहां प्राइवेट कंपनीज काफी प्रॉफिट बना रही हैं। ठीक है, तो वो बॉन्ड सेल करने आ गया और वो लो प्राइस में ही अपना बॉन्ड सेल करके चला गया। ऊपर वाले एग्जाम्पल में 50 रुपीज में सेल करके चला गया। क्यों? क्योंकि उसको अनलॉक करना है अपना मनी, मेरा पैसा यहाँ से अनलॉक हो तो मैं वहां जाके प्राइवेट वालों के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं। ओके, नाउ इसने अनलॉक करने के लिए सस्ते में बॉन्ड सेल कर दिया। ठीक है, तो इसके जो सेलिंग प्राइस थे वो बहुत गिर गए थे और इस ऐसे में बॉन्ड की यील्ड बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये होता है बूम टाइम के पीरियड में, जब इकोनॉमी हमारी बूम पे होती है। अब गैस कीजिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनी सब नुकसान में जा रही है, कोई वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, जिस इन्वेस्टर ने वहां प्राइवेट कॉर्पोरेशन में अपना लगा रखा था पैसा वगैरह। ठीक है, क्योंकि देखिए वहां तो आप जो शेयर्स खरीदते हो ना वो इस पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो ही आपको कुछ शेयर मिलता है, अगर कंपनी लॉस बना रही है तो आपके शेयर्स का लॉस हो जाता है उल्टा। ठीक है, तो रिसेशन के टाइम पे आपकी जो शेयर आपने लिए होंगे प्राइवेट कंपनी वो लॉस बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि आप अपने जो शेयर होंगे वहां पे उनको सेल आउट कराए होंगे पहले से ही। ठीक है, और आप प्रेफर करोगे कि अब मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आप सोच सकते हो कि ज्यादा लोग खरीदार आ गए हैं, अब ज्यादा लोग बॉन्ड की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड ज्यादा आ गई है। ठीक है, हम सब लोग पहुंच गए वहां पे कि हमें बॉन्ड खरीदना है, तो सामने वाला कह रहा है मेरे 100 रुपए के बॉन्ड है मेरे पास,
लेकिन मुझे 8 रुपए तो सरकार ही देगी। और अगर आप जल्दी मेरी मदद, अगर आपको अभी चाहिए तो मैं आपको 105 में दे देता हूँ, ठीक है, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूंगा। ये तो ऐसे में क्या होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ गई, और रिलेशन जो हमने ऊपर समझा उससे अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है तो यील्ड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यानी कि अब यील्ड डिक्रीज हो रही तो मैं क्यों आ रहा हूं, अगर मैंने 100 रुपए की बॉन्ड 105 में खरीदी है तो मुझे तो सिर्फ 3 रुपीज या 3% का ही प्रॉफिट होगा। हाँ, 3% का होगा, लेकिन वहां तो मंदी की वजह से प्राइवेट सेक्टर के शेयर में तो मेरा लॉस हो रहा था ना, कम से कम 3% का प्रॉफिट तो हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनती है बूम और रिसेशन के पीरियड में। ये तो अब यही आरबीआई करने किया अपने ऑपरेशन ट्विस्ट में। अब इसको और समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ऑपरेशन ट्विस्ट। ओके, ऑपरेशन ट्विस्ट, एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी आपके पास आती है कि यार ये रहा मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसको परचेज कर लो, मैं आपको दूंगा से 9%, मतलब मैं गवर्नमेंट से तो ज्यादा ही दे रहा हूँ आपको, 9% दूंगा, ठीक है, और मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा अच्छे से कंपनीज में, बिजनेस एक्सपैंड होगा, नई कंपनीज खोलूंगा, लोगों को जॉब दूंगा, जीडीपी ग्रो होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, अच्छा अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो कस्टमर है, जैसे आप और हम लोग हो गए रिटेलर्स, हम लोग कहेंगे यार देखो, आपकी कंपनी में भले ही आप 9% इंटरेस्ट दे रहे हो मुझे, बट आप प्राइवेट कंपनी हो, आपके साथ रिस्क ज्यादा है, ठीक है, मेरे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जहां मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वहां मुझे सिर्फ 8% तो मिल रहा है, लेकिन वहां पे रिस्क कम है क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो तो पे कर ही देगी, उसके बाद तो टैक्स आता रहता है। पर आपने अगर कल को विजय माल्या बन गए आप, तो मेरा क्या होगा, ठीक है, तो मैं आपकी में इन्वेस्ट करूंगा अगर आप मुझे 10% दो तो अब 10% में क्या हुआ कि इस प्राइवेट कंपनी के लिए जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस थी, ठीक है, लोन रेज किया उसने, ये कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर उसको अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो लॉन्च करेगा वो महंगे बेचने पड़ेंगे, ठीक है, तो उससे डिमांड कम होगी उसके प्रोडक्ट्स की, बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। तो ये प्राइवेट कंपनी जाती है आरबीआई के पास, आरबीआई के पास कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, इनकी जो यील्ड है 8%, ये 8% ना बहुत हाई है, इस वजह से ये लोग मुझसे भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इस यील्ड को जरा कम कीजिए, ठीक है, इस यील्ड को घटा के कैसे भी कम कीजिए, ताकि ये लोग मेरे पास आए कि हम आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड, इनकी प्राइवेट सेक्टर जो लोन लेने के लिए इशू करते हैं ना, उनको कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, कि ये अगर आप कम कर दें बॉन्ड की यील्ड, तो इससे मुझे फायदा होगा, ठीक है, और मुझे ही नहीं, इकोनॉमी को फायदा होगा ओवरऑल। तो अब आरबीआई क्या करेगा इसमें, हमने ऊपर समझा कि जब ज्यादा लोग खरीदार आ जाते हैं तो जो प्राइस होती है, ठीक है, प्राइस जो होती है वो गिर जाती है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा खरीदार आ गए बॉन्ड के। तो सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई आ जाता है एज अ कस्टमर, आरबीआई आ गया, लाइए मुझे बॉन्ड खरीदनी है, ठीक है, तो अब बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, पहले से 3 लोग यहाँ पे खरीदार बैठे हुए थे, ठीक है, अब एक चौथा खरीदार आ गया आरबीआई की बॉन्ड खरीदनी है, बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, तो जो 100 रुपए की बॉन्ड होल्ड करके बैठा था वो बोलेगा चलो आप सबको चाहिए तो 105 रुपए दे दो, तो उससे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बढ़ गई बॉन्ड की, और यील्ड क्या हो गई, अभी हमने रिलेशन पढ़ा ऊपर, इनवर्स रिलेशन, यील्ड डिक्रीज हो गई, तो अब यील्ड में कितना मिल रहा है, 4%, तो इंसान सोचेगा चलो थोड़ा रिस्क लेके 9% में कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें क्या करता है, अब जैसे आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड लिए हुए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म जीसैक ले रखी है 10 साल की, ठीक है, इस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में ही आरबीआई आ गया अंदर एक कस्टमर बन के, ठीक है, और सेलिंग प्राइस इन सबकी बढ़ गई, यील्ड हो गई डिक्रीज। अब मैं ये सोच के बैठा था कि 10 साल तक मुझे बढ़िया 8% मिलता रहेगा, लेकिन की यील्ड हो गई है डिक्रीज। अब यील्ड डिक्रीज हो गई तो जो नए लोगों को खरीदना होगा, नए लोगों को जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड लेने होंगे, वो देखेंगे यार इसमें तो यील्ड डिक्रीज हो गई है, 3% ही मिल रहा है, तो नहीं खरीद रहे, ठीक है, फिर वो चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की बॉन्ड में। अब यहाँ 3% मिल रहा है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो कहती है मैं 9% भी नहीं दे रहा अब आपको, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू 9%, आई एम जस्ट गोइंग टू पे यू नाउ 5%। बट अब वो रिटेलर जाए कहाँ, तो कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई सिर्फ इतना करता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड को बाय कर लेता है, ठीक है, लेकिन मनी सप्लाई डिस्टर्ब ना हो इसीलिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल भी कर देता है उतनी, ठीक है, सपोज 1 साल की, 2 साल की,
ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया है तो बस इतना याद रख लो, ऑपरेशन ट्विस्ट इज आरबीआई बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड आरबीआई सेल यू दी शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ताकि मनी सप्लाई, सपोज अभी 10,000 करोड़ के बॉन्ड इशू ये किया था ऑपरेशन ट्विस्ट, तो मनी सप्लाई जो था वो 10,000 करोड़ ही रहा, सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड की जो यील्ड थी उसको इससे डिक्रीज हो जाता है और बिजनेसेस को फायदा होता है, ताकि वो लोन रेज कर पाते हैं एट द मिनिमल कॉस्ट। Okay, this was the ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई इन बॉन्ड की यील्ड वगैरह पे डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, तो यहां पे हमने ऑपरेशन ट्विस्ट भी समझ लिया। इसके अलावा आप बचे हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स, तो जो मैं आपके साथ करूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स, ये हमारा थर्ड एंड फाइनल लेक्चर होगा इस टॉपिक का। इसके बाद हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद हम सीधे करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स देखेंगे और साथ में थोड़ा बहुत मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड और भी चीजें कि क्या एक्सपेंशन होना चाहिए, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगले दिन हम करवा देंगे आपको एमसीक्यूज, ताकि यू विल बी वेरी मच श्योर कि आप प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सी आई पर्सनली टेल यू कि हाँ, ये चीजें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, एकदम न्यू हो प्रिपरेशन में, चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं इस चीज को जितना सिंपल रख सकूं आपके लिए, उतना सिंपल किया है मैंने। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, एंड टू गिव मी योर फीडबैक इन टेलीग्राम ग्रुप। नेम ऑफ टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है खैर। ओके, सो बस अब हम लोग ये पार्ट 2 करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपके ये पांचों टॉपिक जो हैं इकोनॉमी के, इन पांचों पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैंने जैसा कि आपसे कहा है, नेक्स्ट 45 डेज में हम लोग अपना पूरा स्टैटिक सिलेबस सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेंगे। साथ में करंट अफेयर सीरीज चल रही है, करंट अफेयर थोड़ी अभी स्लो चल रही है, उसको डेलिबरेटली स्लो रखा गया है, क्योंकि जब तक आपको ये इकोनॉमी के कंसेप्ट वगैरह समझ नहीं आएंगे तब तक वो करंट अफेयर फॉलो करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो उसको डेलिबरेटली स्लो रखा गया है, बट एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको एग्जाम से 25 डेज पहले फ्री कर दूंगा। ठीक है, उस 25 डेज में फिर मैं आपके साथ सिर्फ कभी कभी सी साइड डिस्कस किया करूंगा, दैट्स ऑल। ठीक है, सो आप में से जितनों ने भी ट्रस्ट किया है कि हम अपनी प्रिपरेशन ईजी एज पाई से करते हैं, आई विल मेक श्योर कि आपके रिजल्ट्स अच्छे ही आए। दी ओनली थिंग यू नीड टू डू इज गो फॉर मल्टीपल रिवीजन। आज हमने सिर्फ कंसेप्ट ही समझे हैं मोस्टली, तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को आप रिवाइज कर सकें। जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ईजी होती चली जाएंगी। ऑलराइट, और जब हम एमसीक्यू सेशन करेंगे अभी संडे को, तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा ईजी लगेंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।